सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मुशर्रफ दौर में जब शरीफ खानदान पर बुरा वक्त आया था तो शरीफ बरादरान चुपचाप डील करके बाहर चले गए थे। पीछे रह जाने वाली क़यादत के हिस्से में आए थे मुकदमात, जेलें और सजाएं। आज 20 साल बाद लगता है फिर यही तारीख दोहराई जा रही है। नवाज शरीफ सजा याफ्ता होने के बावजूद अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ के साथ इलाज के नाम पर मुल्क से बाहर हैं और यहां लीगी रहनुमा बेयारो मददगार सियासी नमक हलाली के चक्कर में करप्शन मुकदमात का सामना कर रहे हैं, कैदोबंद की मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। आज साबिक वज़ीर दाखिला और नून लीग के अरस्तू कहलाने वाले एहसन इकबाल नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस में गिरफ्तार हो गए। आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियों का खदशा भी है। वाकिफान हाल का कहना है इस बार ख्वाजा साद रफीक ने शरीफ बरादरन के आगे हाथ जोड़कर इल्तिजा की थी कि मुक्तदर हलकों से माजी की तरह डील करके सिर्फ अपनी जान बख्शी ना कराई जाए बल्कि पार्टी रहनुमाओं का भी कुछ तो ख्याल रखा जाए। लेकिन हालात और वाकयात से तो यही लगता है कि इस बार भी लीगी रहनुमाओं के साथ हाथ हो गया है, यानी तू कौन मैं कौन वाला मामला रवा रखा गया है। हाँ, मरियम नवाज का नाम ECL से निकालना अब भी नून लीग के लिए मिशन इम्पॉसिबल बना हुआ है। हुकूमत की तरफ से मुसलसल इनकार देखिए इकरार में बदल पाता है या नहीं। नून लीग की तरफ से इसके लिए सियासी हलचल मचाने की धमकियों का चर्चा किया, लेकिन सवाल ये है कि अगर सियासी मैदान में भी उतरना है तो क़यादत कौन करेगा? मरियम नवाज की खामोशी के पीछे छुपा राज क्या है? और सवाल यह भी अहम है कि इन हालात में नून लीग का सियासी मुस्तकबिल क्या किरदार अदा करेगा। इसी पर हम बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, आज तो बिलावल भी बड़े गुस्से में थे और कल उन्होंने कहा कि मुझे नैब ने तो बुलाया 24 को, लेकिन मैं नहीं आ रहा, जिसमें जुर्रत है मुझे गिरफ्तार कर ले और मैं गिरफ्तार होकर ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। लेकिन पहले ये जो गिरफ्तारी एहसन इकबाल की हुई है उससे लगता है कि बिलावल उससे भी खौफजदा हुए हैं। तो ये एहसन इकबाल साहब तो कहते हैं कि जनाब ये जो प्रोजेक्ट था ये तो इसलिए डिले की वजह से इतना महंगा हो गया 6 अरब रुपए का, और उसमें तो कहते हैं तामीरात में तो मेरा कोई अमल दखल ही नहीं है, तो फिर खामखा उनको गिरफ्तार क्यों कर लिया? इनसे पहले थोड़ा सा एक नुक्ता सिर्फ है, बिलावल साहब ने जब लात मार के हुकूमत गिराई थी, एक लात से हुकूमत गिरा, उसमें तफसील से हमने ब्रेक की बात करी। अच्छा, तो वो भी आपने देखा एक टांग से किस तरह उन्होंने हुकूमत गिरा दी, उनके एक लात मार के हुकूमत गिरा दी, और इस तरह की वो 2-3 बोंगे मारी थी। तो जाहिर बात उनकी बात को इंतहाई सीरियस लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि 24 तारीख को उनको बुलाया हुआ है। नहीं, वो नहीं जा रहे, उस पर वो नहीं जा रहे। मुझे एहसन इकबाल का बताइए। अब एहसन इकबाल साहब का, कमरजमान चौधरी साहब चेयरमैन नैब उस वक्त थे, ये मैं बात जो कर रहा हूँ इसके तमाम ने ये कहा चले एविडेंस शायद कम हो। कमरजमान चौधरी साहब का घर था आप पारा के साथ इस्लामाबाद। मैं मंजर कशी भी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे कैमरे हर जगह पे मौजूद होते हैं। अच्छा। विटनेस भी और जो नोट गाड़ी में भर के ले जाते हैं वो भी। ओए, एहसन इकबाल साहब आए कमरजमान चौधरी के घर। अच्छा। यहाँ से लाहौर से एक इदारे का एक अफसर समझे एहलकार, एक इंटेलिजेंस इदारे का, जिसकी गाड़ी थी कल्टस, 5 करोड़ रुपए की उसकी रकम, 5 करोड़ रुपए की रकम थी। वो थी कमरजमान चौधरी के प्लाट की मुस्लिम टाउन करीब, जो उसके प्लाट ख़त्म ही नहीं होते थे, जो ADC के तौर पर उसने लिए थे जब मुल्ज़ाल को। वो इसरार जो है सईद, उसके बेटे या बेटी की गालमन शादी थी, हफ्ता था, जुमा था, उसमें आया पहले। उसके बाद 1 विंडो ऑपरेशन हुआ, फिर अगले दिन जब वर्किंग डे में इधर ही तो कुछ उन्होंने बयाना ले लिया था। वो 10 कनाल मरले का प्लाट था, ऊपर बारलबे सड़क। अच्छा। 5 करोड़ रह गया था। वो 5 करोड़ की उस गाड़ी में उस इंटेलिजेंस इदारे के जो अफसर या एहलकार है उसके अंदर वो पैसे रखे, 5 करोड़ जो बकिया रकम थी जो लेके जा रहे थे। कल्टस गाड़ी थी। मैं जो बात कर रहा हूँ इसके तमाम सबूत हैं, विटनेस भी हैं। सुन तो ले, एहसन इकबाल का आ रहा है, थोड़ा सा दिल थाम के तो रखिए ना। सर वो तो खबर आ रही रकम है और रकम नहीं है, ये स्कैंडल की बात आ रही है। थोड़ा सा बात लंबी ना करने दे, इतनी बड़ी मैं स्कैंडल ब्रेक कर रहा हूँ। अच्छा, इसके ऊपर एक एक चीज एविडेंस है। और मेरा चैलेंज है एहसन इकबाल साहब को, कमरजमान चौधरी साहब को, जो चेयरमैन नैब थे उस वक्त, इसी स्कैंडल के वाले से बात आ रही, बड़ी अहम बात है। वो तो बात से पहले जरा सुने ना कि ये दोनों किरदार और बाकी लोग जो हैं जो
उन लोगों को मैं पेश भी कर सकता हूँ, एविडेंस भी है, गाड़ी का नंबर चाहिए, रंग चाहिए, बंदे का चाहिए, लोकेशन चाहिए। अच्छा। और वो विटनेस प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हैं। और गॉसिप क्या हुआ, सरगोशियां, वो भी मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। अब मुझे सरगोशियां आपस में काना जो पूसी होती है ना, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है। एक तो होता है ना आपस में एक दूसरे के साथ कान में, उसने क्या कहा, हुआ क्या, वहां से बात आई, वहां से अब बात आई। तो जस्सू ज्यादा वहां से जब नाश्ता हुआ तो नाश्ते पे उठे, और ये सारी रकम का जो बंदोबस्त का वो है, यहाँ पे एक आपारा सोसाइटी नाजम हुसैन गुज्जर, नाजम हुसैन गुज्जर। अच्छा। ये आप अगर EMI सोसाइटी के करीब जाएंगे तो मैं वहाँ पे उसका लोड ऑन भी सारी गाड़ी, उसको पता ही नहीं था, आप गाड़ी से भगा भगोगे ना उसको, काफ़ी प्लाट देखने के चक्कर में उसको पता नहीं, अब वो परेशान हो गया एकदम ना कि ये क्या हो गया। वो कमरजमान चौधरी का साथ फार्मेसी बनाई थी, साथ दफ्तर था आपारा का। कमरजमान चौधरी साहब जब लाहौर आते थे तो हिसाब किताब सारा उधर बैठ के होता था, बजाय आगे कैमोफ्लाज के लिए आधा फार्मेसी, पीछे गुम खाता। कमरजमान चौधरी बतौर चेयरमैन नायब वहाँ बैठते थे, नाजम गुज्जर उनकी डीलिंग में करता था, प्लाट चलाट बाकी सौदे वौदे, केस इंक्वायरियों की। ये इसकी भी मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये सारे तरदीद कर सकते हैं। अगर तरदीद नहीं करेंगे तो अगर फिर भी इदारे एक्शन नहीं लेंगे, नैब हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या हाई कोर्ट हो या इंटेलिजेंस इदारे हैं, तो उससे ज़्यादा तो पर मेरे पास इख्तियार नहीं है या मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारा काम तो है विसल ब्लोअर नहीं, बता नहीं रहे, हम दिखा भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं। अच्छा, और उसकी ले भी रहे हैं, जो इदारों ने कलेक्ट करनी है एविडेंस, वो मैं पहले करके बैठा हूँ। और ये इतनी बड़ी बात है, मैं कहता हूँ आपस के जो कान में जो आपने बात की, अब ये अच्छा आप सुन लें, आप थोड़ा सा, इतनी बड़ी धमाका है सर, आप आगे चले ना, आगे चले, थोड़ा सा रहने देना। बाबर साहब से भी अभी तो पार्टी शुरू हुई, सस्पेंस भी तो रहने देना। अब आ गया स्पोर्ट्स सिटी की कहानी। जब उनको पैसा उनके प्लाट का दिया जो मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने लिए हुए थे, तो कमरजमान चौधरी साहब ने, उन्होंने बताया आपने एक प्यारे को, और जो नोट 2 लेके गए थे गाड़ी वाले उनको, और उसने आगे फिर खानापूसी हुई। उन्होंने कहा आपको पता है ये जो एहसन इकबाल साहब आए थे यहाँ पे वज़ीर दाखिला नाश्ते में, उनके घर है। इतनी बड़ी जो स्टोरी मैं दे रहा हूँ, ये छोटी बात नहीं है कि जो नारोवाल DC वाला मामला था ना, मुल्तान में भी रहे थे, उनके वाले से इंक्वायरी थी और उसी की सिफारिश आए थे। और चेयरमैन कमरजमान दरबारी है, किसका है, जिसको सामने सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसी नैब को कि आज हमने नैब अपने सामने दफन होते देखा। एक इसके साथ में एक और बात करता हूँ, चेयरमैन नैब साहब को एक मैं चैलेंज देता हूँ, बतौर चेयरमैन नैब कमरजमान चौधरी साहब, होता तो बहुत बड़ा है, आप सिर्फ ये बताएं, मैं और तस्दीक नहीं करना चाहता, कितनी दफा आप मेरे पाँव में उसको क्या बैठने का कह लें, या आप मेरे पास गिड़गिड़ाते आए, पाँव पे कदम रखे, एज ए चेयरमैन नैब मेरे पास आके घर में कितनी दफा बुलाया, कितनी दफा बुलाया, और वजह क्या थी, मेरा और आपका मुतालबा और लड़ाई क्या थी। मेरा सिर्फ एक सवाल था, चले आप अच्छा, आप प्रेसिडेंशियल सूट में अवारी होटल में क्या लेने मेरे पास आते थे, 150 से 179 मेगा करप्शन कैसे बन गए, अपने घर में क्यों बुलाते थे मुझे। अच्छा, इसमें तो और उसके बावजूद मैंने लड़ाई किस लिए लिया, सुनों पे, उस वजह से एक चीज, मैंने आप मेगा करप्शन केसेस में यही केस जो अब हैं कि आप नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, LDA, ये सागदार, ये सारे केसेस के ऊपर उन्होंने, जो हम जुमले में बता रहा हूँ, घर में बैठे लोकेशन निकाल लें। मैंने कहा मुझे सिर्फ एक कंसर्न है कि आप इनको एक्सपीडाइट कर दें, 30-20 साल से लटके हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं इनकलाबी नहीं हूं। तो मैंने कहा मेरा मुतालबा ये नहीं कि इनको फांसी लगा दें, तलवार लगा दें, मेरा सिर्फ एक मुतालबा है, आज भी इसको कोर्ट एंड कोर्ट में कह रहा हूं, उनके घर में बैठे हों के सामने, लड़ाई की बुनियादी वजह टाइम बहुत। तो मैंने कहा कि आप ये बड़ी अहम बातें हैं, ये बहुत अहम तारीखी एक बड़े वाकयात हैं, और इस तरह की कोर्ट एंड कोर्ट को मतलब मुश्किल करता है। तो आप आखिरी फकरा, तो उन्होंने कहा जी मैं तलवार, मैंने कहा इनकलाबी नहीं, मैं कहा आप सिर्फ इन केसों का फैसला करने से मुझे गर्ज है, आप गुनाहगार करें या बेगुनाह करें। और मंशा के केस में मैं समझ गया, अगला उसके एक और वाकया बताऊंगा, जब सुप्रीम कोर्ट के बाद हाथ जोड़ दिए वो भी बताऊंगा, हाथ कैसे मियां कमरजमान चौधरी जोड़े सुप्रीम कोर्ट के बाद चेयरमैन नैब होते हुए, क्यों जोड़े, वो भी पूछ लें आगे। इकबाल साहब तो बड़े शरीफ और ये जी करप्शन तो बिल्कुल करीब से भी, हाँ जी, इसलिए हमारे चेयरमैन नैब के पास गए थे ना जी। उसामा साहब, एक तो इतने शरीफ थे, उनके भाई के करप्शन के भी जो दास्ताने हैं वो भी सारी दुनिया को कमाल ही कर दिया ना मेरे। लेकिन उसामा साहब, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, एहसन इकबाल साहब ने अपने डिस्ट्रिक्ट में चीफ मिनिस्टर पंजाब से सिफारिश करवा के एक डिप्टी कमिश्नर लगवाए थे, DCO लगवाए थे। अच्छा, वो DCO लाहौर की एक मशहूर ख़ास हलकों में ख़ातून है,
उनकी सिफारिश पर लगाए गए, ख़वातीन का उनकी सिफारिश पर लगाए रेडको गए से और लेकर शुरू होती है कहानी उन्होंने ये। बाद में वहाँ पर वो बहुत गुल खिलाए, मतलब कि कमाओ पुत्र रहे हैं वो खासा अर्सा एहसन इकबाल के। मुल्तान में भी काफी रहे मेरे ख्याल गांड गुंद किया उन्होंने। यानी एहसन इकबाल साहब ने एक बंदा डीसीओ लगवाया खातून की बात है, हम एक समझे ना खातून जरा। की सिफारिश पर, और वो रेडको में रिश्वत ले लेके सैफ और एहसन इकबाल साहब रहमान को देते थे। रेडको में थोड़ा साथ जोड़ में रेडको में सिर्फ सर आते हैं ना दोबारा। रेडको में सैफ और रहमान किस खातून के जरिए नवाज शरीफ तक पहुंचे थे और क्या कहानी बनी थी? कुपियां वो भी बेचने मैंने से। कहा कि लाहौर के कुछ हलकों में वो खासी मशहूर खातून इस तरह के और, मामला तो होते हैं ना। उनकी रिकमेंडेशन पर ऑफिसर्स लगते रहे और उनके सिफारशी एहसन इकबाल रहे हैं और वो जो ऑफिसर थे उन पर भी फिर करप्शन के चार्जेस लगे, उन डीसीओ पर भी करोड़ों रुपए की करप्शन के चार्जेस लगे नारोवाल में। वो एंटी करप्शन उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करता रहा। सॉरी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने शरीफ थे एहसन इकबाल। ये जो नारोवाल सिटी जो प्रोजेक्ट है इसमें भी 6 अरब का प्रोजेक्ट है। मुझे इस पर नहीं है, ठीक है, बड़े बड़े लोग मिनिस्टर जो होते हैं वो हर एक की ख्वाहिश होती है कि मेरे हल्के में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगे। अब वसीम अकरम प्लस साहब जो हैं वो भी अरबों रुपए के प्रोजेक्ट लगवा रहे हैं, डीजी खान में इमरान खान साहब भी अरबों रुपए के प्रोजेक्ट लगवा रहे हैं, मियाँ वाली में। मैं ये नहीं है कि जी 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट क्यों लगवाया, लेकिन इशू ये है कि एहसन इकबाल साहब जो है माशाल्लाह से उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन मेरा तो सवाल खरल साहब से है। जी जी बताएं। मेरा सवाल खरल साहब से है कि इनके जो डीजी चेयरमैन नैब साहब थे वो तो कह रहे थे कि हवाओं का रुख चेंज हो रहा है। हाँ। ये कौन सा हवाओं का रुख चेंज हो रहा है सर जी? वो ये नून तो लीग की तरफ हो हवाएं गया। वहीं पर ही गिरदाब में फंसी हुई हैं, आगे चल ही नहीं। उधर आता है कि जी वो उधर तो स्टे है, वो तो स्टे ही नहीं टूट रहा। अच्छा ये इधर ऐसे हो गया वैसे हो गया। यहाँ पर 6 अरब रुपए के जो प्रोजेक्ट है उस पर तो एहसन इकबाल को पकड़ लिया। केपीके में कोई गिरफ्तारी मुझे नहीं लग रहा कि हमारी जिंदगी में जब तक ये चेयरमैन नैब है आपको कोई नजर आए। खरल साहब ये कहते रहेंगे कि जनाब हवाओं के रुख चेंज हो रहे, बड़े बड़े ये तो माने नहीं। ये सुनते सुनते 6 महीने हो गए, सारे करप्ट लोग ऑपोजिशन में ये सुनते सुनते 6 महीने हो अच्छा, गए वो हैं। सब- आप ये क्लेम करते हुए आपके मैं 6 तो महीने हो बिल्कुल गए कह हैं रहा हूं, मैं कि तो जनाब कह रहा जब आप ये कहते हैं कि वहां का रुख बादल चेंज आ होता गए है, हैं, एक बड़ा मौसम नूली की का खराबी बंदा की arrest हो वजह से जाता है। फ्लाइट नाम वार हो रही है, दिल थाम के बैठे हैं, कभी आगे पहाड़ आ जाते हैं, कभी बादल आ जाते हैं, कभी मौसम की खराबी की वजह से प्रवास जो है नामवार हो जाती है। अच्छा, वो जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते। बहरहाल खन्ना साहब जब आप ये कहते हैं ना हवाओं के रुख चेंज हो रहे हैं और वो बड़े प्रभात- नाम है वो तब एकदम- नून लीग का एक बंदा बड़ा बंदा पकड़ा जाता है। मैं बता रहा था, तब आप वो समझे, जो बीआरटी समझदार को है, इशारा कर बीआरटी दिए, आप देख सुन लें, लेना। बीआरटी का आप हाल जहाज आपके चल रहा है, सामने अच्छा है, खासा। मालम जब्बा का हाल आपके सामने आप है। उसका रुख जहाज का होता है, जो ही उधर पीटीए की तरफ आगे मौसम की खराबी आ जाती है, हवाओं को रुख तब्दील हो जाता है U-turn एकदम से, लेना पड़ जाता और पहाड़ आगे आ जाते हैं एकदम से ऊंचाई अच्छा, पे। लेकिन तो बाबर साहब- जहाज जो है ना चाहते हो भी ये मजबूर हो जाता है बाबर साहब एकदम से। देखिए, एक नैब का आप बड़ा शिकवा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नैब के होते हुए ही नवाज शरीफ साहब गए हैं बाहर, शहबाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, सलमान तो शहबाज नैब ने बाहर नहीं गए भेजे, हैं, नैब नहीं लेकिन भेजे। सर फिर भी ना आप ही तो नहीं रहे। नैब ने stand नैब ने लिया नहीं है। भेजे तो किसने उस भेजे? पे नैब ने तो हुकूमत कोर्ट ने ने भेजे किस हैं, तरह से कोर्ट कोर्ट ने किया? भेजे हैं। कोर्ट से कोर्ट भेजे ने आप- लाहौर तो किया नैब है, क्या लेकिन करा ना? लेकिन हुकूमत उसामा ने साहब निकाला। एक चीज मैं आपको बता दूं, उसमें नैब आप ने- जरदारी एक साहब इत्तेफाक जरदारी साहब की देखें। रिहाई अगर हुई है तो आप नैब- एक इत्तेफाक नैब देखें। उसमें ये सर, कहता रहा है, ये बड़ी उसने अहम माना बात है है। उनको, उनकी आप एक रिपोर्ट को। इत्तेफाक देखें कि अभी लंदन में हुई हैं मीटिंग्स हुई हैं, लंदन में राउंड्स हुए हैं मुलाकातों के, उसमें पंजाब से और जो PMLN के जो लोग गए हैं उसमें राना तनवीर थे, याद सादिक थे, ख्वाजा आसिफ थे, परवेज रशीद थे, मरियम औरंगजेब थी। कोई नहीं अरेस्ट हुआ, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। तो एक वहां तो आप पर कह रहे हैं वहां कि पर नैब नून लीग की वहां तरफ पर जो जाता है, बातें हुई हैं, तो सारे वहां लोग पर जो उधर गए डील हैं। हुई है, डॉक्टर वहां साहब- पर जो निगोशिएशन हुई है वो ऐसा यही नहीं थी कमाल कि तो हमें फंड वाले बचाओ, थे। शरीफ खानदान को बचाओ, मरियम को निकालना है। उसके बाद यार जुल्म है वैसे, मुझे तरह सारा दुख हो रहा है। एहसन इकबाल साहब से भी ज्यादा लालिस्ट हो सकता है मरियम साहब। सर उनको तो बुलाया नहीं गया, उसको वो तो छोड़ गए ही दिया बेचारे नहीं, ने। वो तो यहीं पर रहे थे और उसी वक्त शक पड़ना अच्छा, शुरू हो जो गया यहाँ पे रहा था है, कि नून लीग एक वो और पकड़ा कुर्बानी गया है। देने लगा कैसी है। बात है? यानी ये आप दोनों तरफ से देखिएगा, बढ़ते हैं। आप देखिएगा एक एक बंदा शी फैमिली का जो बंदा बाहर जाएगा उसके बदले यहाँ का बंदा एक पकड़ा जाएगा। ये बड़ी खौफनाक बात, समझे जरा बात, ये बात समझे, जुमानी बातें हो नहीं, रही आपका हैं। ख्याल है मरियम पर आ जाते हैं जी। मरियम नवाज साहिबा पहले का- बिलावल साहब की टांग वाला मामला था जो बीच अच्छा, में मार ली मरियम थी नवाज उन्होंने। साहिबा का जो मामला है ना, वो बड़ा मेरा ख्याल अहम है, है। उस पे मैं तो नहीं ज्यादा बात करना अच्छा, चाहता। अच्छा, मरियम मैं तो नवाज- बिलावल साहब के वाले से कर सकता नहीं, वो हूँ। ब्रेक के बाद आते हैं जी, उस पर। जी। पहले नून लीग की पूरी बात हो जाए। जी, जरूर। मरियम नवाज साहिबा का मामला ये है कि कोर्ट में दोबारा गई है नून लीग या मरियम नवाज साहिबा के वकील,
और उसमें फिर कोर्ट ने कहा कि जी जो भी कल, उन्होंने कहा जी कल काबीना का इजलास होगा, उसमें फैसला हो जाएगा ज़ैली कमेटी की तरफ से। तो मैं आपको बता रहा हूँ ज़ैली कमेटी ने कह दिया है कि नहीं जाने देना मरियम नवाज साहब को, ECL से नाम नहीं निकालना। अब कल काबीना से भी ये फैसला आ जाएगा, काबीना का भी यही फैसला होगा, आप पर कोई किसी सूरत में नहीं जाने देना। ठीक हो गया, ये मैं एग्जैक्टली आपको कह रहा हूं। सुन ले फिर क्या होगा कि काबीना नहीं जाने देगी। एक सेकंड, फिर आप बाबर साहब सुन, मैं बाबर साहब से करके फिर आप आता हूं। बाबर साहब फिर उसके बाद जल्द से जुलूस दोबारा शुरू होने लगे, नून लीग ने धमकी दे दिया। सर मेरे पास खबर है, मैं आपको बता रहा हूं, मरियम को अगर बाहर ना जाने दिया तो फिर बड़ा टफ टाइम दिया जाएगा तहरीक इंसाफ को। दोबारा से एक मिनट मेरी एक बात तो सुन ले भाई, और जल्द से जुलूस कौन करेगा? कौन है बंदा? शरीफ फैमिली बाहर बैठी है, सारे इधर है, मरियम को कौन जेल से एमकेएम लंदन के बानी भी करते हैं, वहां से टेलीफोनिक वीडियो शहबाज शरीफ करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, और मरियम साहिबा यहाँ पर मरियम तो जाएंगी, ये खल साहब को भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है, उन्होंने जाना ही जाना। चलो, और इसमें है, लेकिन फिलहाल ये बता दें कि कल की कैबिनेट में उनको वो कैसे चली जाएंगी, पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर खरल साहब बताते हैं वो कैसे बाहर जाएंगे। अच्छा जी, मैं देख रहा हूँ कि ब्रेकिंग भी चल रही है, उसकी भी चल रही है। हुसैन नवाज साहब का बयान भी चल रहा है कि जी आज उनकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी मियां नवाज शरीफ साहब की, और स्कैन वगैरह भी आ जाएगा, क्रिटिकल आ जाएगी रिपोर्ट उसमें। हाँ जी, दीगर चीज़ें भी आ जाएंगी। तो उसके बाद हाँ, यही इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था कि वो फिर किस तरह जाएंगी, रिपोर्ट में ऐसा कुछ लगा है? नहीं, एक तो ये है कि उनके वालिद की अचानक तशवीश ना, क्योंकि बहुत आपने देखा है हॉस्पिटल से थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं आए, कोई मीटिंग उन्होंने की है सरकारी चेयर किसी किस्म का? वो कोई नहीं, आप बता दें, कोई गलत बात मैं कर रहा हूँ। देखिए वो हॉस्पिटल से बाहर निकले ही नहीं, आपने शक्ल देखी है उनकी, मीटिंग तो शहबाज शरीफ नजर आए हैं, घर से बाहर नहीं निकले। वो नहीं, वो यही तो हुकूमत कह रही है कि जब से आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है? आप ऐसे कह रहे हैं यार, इतनी बड़ी स्वीपिंग स्टेट घर से। सर वो देखने हॉस्पिटल में पड़े हुए डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल जाते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, एडमिट के बाद नजर तो नहीं आ जा रहे हैं। हमें क्या पता कि आप झूठ हम बोलेंगे, ऐसे गैर जुड़ी बात ना करें। ये देखिए वो एक बेड से तस्वीर जारी कर देंगे, फिर थोड़ी देर बाद आपको पता है हुसैन नवाज साहब इस प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं गलती नहीं बात कर रहा, तो मुझे पता है भाई उनके साथी भी, और पता है कि अभी थोड़ी देर बाद आपको डिसक्रेडिट करने के लिए तस्वीर जारी कर देंगे बेड पे लेटे हुए, फिर क्या घर में है वो क्या चैलेंज है उनको? सर वो ले जाते हैं, नहीं घर में पहले भी आपने मजाक किया था, किस तरह ना कुलसूम साहबा के और उसाक डार साहब की एक ही तरह की बैठ के आई तस्वीर, तो वो फौत होगी, ऐसी बात नहीं है। तो मसला ये कि ऐसे बात ना, इतना बड़ा ना उनके ऊपर इल्जाम लगाए, घर में बैठ नहीं रखा उन्होंने, वो इधर थी चीजें, तो ऐसी बात नहीं, कुछ भी कर सकते। ये रिपोर्ट, अब मामला यह है कि रिपोर्ट आ गई, वो बन जाएगी। अब ये धमकी और रिपोर्ट नहीं, लंदन में भी रिपोर्ट्स बन जाती हैं, पाकिस्तान तो चलो हम बदनाम, जारी फ्रीमैन जाली कंपनियों वाला जो बार-बार बंद करता रहा है, जाली ट्रस्ट इधर उन्होंने पास उसने नहीं की, उसमें जाल साज को भी यहां आगे हुई थी, ऐसे ना करें, नहीं, क्योंकि मैंने गया था ना, उसने कहा मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाए थे और यही तो पकड़े गए। मरियम ने ट्वीट और कर दिया, अकरम शेख ने कहा ये पकड़े जाएंगे, तो मैं उधर यूके चला गया। लेकिन आपकी एम्बेसी जो है वो उसको टेस्ट कर रही है, और सुन तो लेना, जेरी फ्रीमैन के पास जब मैं गया, वो जो रिपोर्ट आ रही है वो उसने कहा मेरा इसमें क्या कसूर है, उसने कहा ये कागज थे, मैंने उसके मुताबिक मोहर लगा दी। अब ये टेम्पर करके उन्होंने आगे करम शेख वाला जो मेडिकल रिपोर्ट्स भी चले वो तो जाली है, चले जी वो तो जाली है, ये जो ये आपके अपने डॉक्टरों ने किए हैं, आपकी अपनी हेल्थ मिनिस्टर ने किए, आपकी अपनी गवर्नमेंट ने किए, मरियम साहब जाएंगे कैसे, ये सवाल है, जल्दी से बताएं। रिपोर्ट आ गई, धमकी भी आ गई, धमकी तो बिलावल की टांग वाली है ना कि हम करेंगे, वो जल्दी किया है। रिपोर्ट से मसला ये 7 दिन हो गए, कैबिनेट का फैसला बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसे कहेंगे। अब क्या होगा, फंडामेंटल राइट खातून और उधर बाप की क्रिटिकल हालत और हमदर्दी का कार्ड, और कहेंगे कि फरियाल तालपुर साहबा चली गई, सर बात ये है कि कन्विक्ट चला गया, शहबाज शरीफ साहब जो है उनके केसेस चल रहे हैं, उनकी बेल हो गई, तो मरियम की भी बेल हो जाएगी, और उनका भी नाम ईसीआर से बाबर अमान साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ का नाम ईसीआर से निकला है ना, वो नवाज शरीफ से मिलना चाहते हैं, वो बीमार है, तो उनको जाने कानून सबके लिए हो जाएगा ना। हुकूमत ने इनकार कर दिया ना, रिजेक्ट कर दिया जी, हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है इसमें, नैब ने भी रिजेक्ट किया, हुकूमत ने भी अपोज किया ना, कोई कसूर तो नहीं है ना। अब सुन ले, उधर से अब क्रिटिकल कंडीशन अचानक बन गई है ना, और सुन ले इधर धमकी आ गई, अब अदालत में जो रिकॉर्ड जाएगा फैसला तो उस पर देना, अदालत का भी कोई कसूर नहीं। सर फिर जिसकी क्रिटिकल हालत है, मैं बाबर अमान साहब कह रहे हैं, अब इसके बाद आगे बता दें अदालत क्या करे, बाबर अमान साहब कह रहे हैं फिर अदालत क्या करे, या फिर रिकॉर्ड आ जाता है सर, फिर सबके लिए रिकॉर्ड आ जाता है, हुकूमत वो कह रहे हैं कि हमारे सर 22 है, मरियम साहबा खातून है और 22 है, हुकूमत तो इस वक्त बनी हुई गुल्लू बाट इंतकाम कर रही है, हुकूमत तो देखे पहले वो प्रिवेल होगी ना, क्रिटिकल कंडीशन आ गई, इधर से धमकी आ गई, अब रिकॉर्ड बन गया ना,
एक नैरेटिव बन गया, कन्विक्टेड बाहर चले गए, अब वकला का तो केस बन गया ना, अब केस इतना मजबूत बन गया है, अदालत बेबस हो जाती, क्या करे वो? लेकिन इसका नहीं, अब जज साहबान के ऊपर मैं मान लेता हूं, मैं आपकी बात, कसूर मेरा बता दे, कसूर इसमें कौन है, कसूर किसका है? अब इमरान क्या कह रहा है, मैं एनओ नहीं दूंगा, उन्होंने तो कर दिया ना काम, कि वो उन्होंने तो इनकार कर दिया। अब मुझे ये बताएं जो क्रिटिकल कंडीशन, अब पता चला। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े जोश में थे और कुछ गुस्से में भी थे और उन्होंने कहा कि किसी सूरत मैं पेश नहीं होऊंगा नैब के सामने 24 दिसंबर को कल, और जिसमें जुर्रत है तो गिरफ्तार करके दिखाए, और गिरफ्तार अगर मैं हो गया तो मैं ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। उनके अल्फाज क्या थे आप खुद देखिए और सुनिए। 27 दिसंबर हम बीबी शहीद की बरसी को वो उसी जगह पे मनाएंगे जहां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत कबूल की, और हुकूमत का गट चोड़ने ये गैर आईनी इल्लीगल नोटिस मुझे कॉल अप करने की कोशिश की 24 दिसंबर को, जो 3 दिन पहले है। मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बरसी 27 दिसंबर को लियाकत बाग में मनाऊंगा। हुकूमत का जो भी इदारा हो, हम उनके सामने, उनके धमकियों के सामने ना झुकेंगे। हुकूमत का कोई ताकत हमारे रास्ता को नहीं रोक सकते हैं। हम जाएंगे, चाहे हम 72 लोग हो या 72,000 लोग हो, हम जाएंगे, लियाकत पार्क जाएंगे। अपना हक जो है उस पे हम कॉम्प्रोमाइज करने को ले। बाबर डोगर साहब, ये इज़्ज़त माब जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी सुप्रीम कोर्ट, इसको मैं कहूँ क्या कहूँ, उन्होंने अपना हुक्म सादर कर दिया है। उन्होंने कहा जी गैर आईनी और गैर कानूनी ये समन है और इस पर अमल हो ही नहीं सकता, मैं नहीं जाऊँगा, जो मर्जी कर लें। वो नहीं आ रहे नैब के पास, और नैब में इतनी जरूरत नहीं है गिरफ्तार कर सके बकौल उनके। सर कहाँ छुपेंगे, कहाँ तक जाएंगे? जो हालात सिंध के हुए हुए हैं, जिस तरह सिंध का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, आइनी हकूक सारे इन्हीं के हैं कि नैब का कोई आइनी हक नहीं है, नैब का कोई कानूनी हक नहीं है, अरबों रुपए के फ्रॉड के केसेस हैं। लेकिन उसामा साहब, नैब भी बस ऐसे ही है। मुझे एक बात बताएं, जितनों को आपने अरेस्ट किया, जरदारी साहब से आपने क्या निकाल ली है, नवाशी साहब से आपने क्या निकाला है, शहबाज शरीफ से क्या निकाल लिया, मरियम से क्या निकाल लिया आपने, फरियाल तालपुर से क्या निकाल लिया, शेख खुर्शीद अली शाह से क्या निकाल लिया। नैब जो है वो बंदे अरेस्ट करती है, 2 महीने बंदे रहते हैं, उसके बाद लॉन्डर होकर बाहर निकल जाते हैं, उसके बेलें मिल जाती हैं, वो फिर घर चले जाते हैं और वो कहते हैं कि जनाब देखिए हम तो साफ थे, नहीं निकाल सके। 325 रुपये नैब कहता है हम बरामद कर चुके हैं पिछले कुछ अरसे में। सर वो बदकिस्मत है, वो बेचारा जिसको कोई पूछने वाला नहीं है ना, जिसके पीछे कोई नहीं है। नैब वो नैब जाली अकाउंट्स में आए, पैसे दे सिंध के बंदों ने दिए। जेएस बैंक वाला कहाँ गया, वो मियां मंशा साहब कहाँ गए, जितने बड़े बड़े मगरमच्छ थे कहाँ गए हैं, किससे कोई पैसा निकाला? मुझे बताएं ना। मियां मंशा से क्या निकलवाया, जीएस बैंक वालों से क्या, जहांगीर सिद्दीकी से क्या निकलवाया, उसके बाद खुर्शीद शाह से क्या निकलवाया, अभी तक जो अरेस्ट हुए हैं उनसे क्या निकलवाया, जितने केसेस चल रहे हैं जिनको सजाएं हो गई हैं उनसे क्या निकलवाया, साग डार से क्या निकलवा लिया इन्होंने? सर कुछ भी नहीं, ड्रामा नहीं कर रहे हैं और फिर अपोजिशन को हीरो बनाई जा रहे हैं। गवर्नमेंट जो है ये खरल साहब के जो है ये थक गए, कमरुज़्ज़मान चौधरी के जो आपको बालम जबा नजर नहीं आ रहा, आपको फेडरल मिनिस्टर में आधी कैबिनेट नजर नहीं आ रही, उनको कब अरेस्ट किया जाएगा, उनसे कब पैसे निकलवाए जाएंगे, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? वहां पे नैब साहब, नैब के चेयरमैन कहते हैं जी मैंने इनको हाथ लगाया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। आपने गवर्नमेंट को खड़ा रखने का ठेका लिया हुआ है। शुक्रिया। अच्छा चले खरल साहब मैंने कहा अगर टांग उन्होंने चला मार देती तो हुकूमत दोनों तरह से हुकूमत बड़ी मुश्किल से खड़ी है, बड़े आसरे पे उधर चेयरमैन जज्बात में तकरीर करते हुए इंसान कहता है लात मार के गिरा दूंगा, आप चाहते हैं कि गिरा दे, वो आ रहे हैं अपनी पिंडी में, वो आ रहे हैं पिंडी में। अच्छा जी, वो कह रहे 27 दिसंबर में आ रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात सुने, एमकेएम में कोई करप्ट नहीं है, टीएमएल-क्यू में कोई करप्ट नहीं है, मैंगल ग्रुप में कोई करप्ट नहीं है, उसके बाद गवर्नमेंट में कोई करप्ट नहीं है, केपीके में कोई करप्ट नहीं है, सिर्फ सारे कैबिनेट में कोई करप्ट नहीं है, सारी करप्ट जो है सिर्फ अपोजिशन है। सर बाबर अवान साहब आप देखें वहां से बरी होकर और बहुत बड़ी बात है, मेडल मिलना चाहिए। बाबर अवान साहब अरेस्ट हुए थे, वो उनको गिरफ्तार किया गया था, अलीम खान को किया गया था, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ जी, नहीं इस्तीफा उन्होंने दे दिया था और फिर ये नहीं हुआ, अलीम खान ने भी दिया और बाबर अवान ने भी दिया, ना देते चले उनकी मर्जी है। अच्छा खरल साहब ये बताएंगे, अगर वो आपको पता है कि बुद्धा साहब को सीएम बनाना था। अच्छा ये बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी 2011 में मैं तो जरदारी ग्रुप का चीफ एग्जीक्यूटिव था ही नहीं और ये जाली अकाउंट्स केस जो है
ये कोई मन घड़त केस है, इसकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। उनको क्या पता कैसे पैसे आते थे, कैसे जाते थे, उनके इनके कुत्तों के पैसे, उनके खाने के पैसे, इनके सदक़े के बकरे और कुर्बानी के बकरे और खाने के पैसे, बिलावल हाउस के पैसे कौन देता था, उनको क्या पता। दो चीज़ों से मुड़ा आज बड़ा अफसोस भी है और दुख भी है, और ये एक अलमिया भी है हमारे मुल्क के लिए। एक तरफ तो जज जो है चीफ जस्टिस, वो अगर फैसला देता है तो उसके बारे में जो चीज़ें आती हैं सामने, लेकिन दूसरी तरफ से मुझे आज इंतहाई अफसोस इसलिए हुआ कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो, शहीद बीबी, जिसको बेचते हैं, जो जस्टिस क्यूब स्कैंडल टेप वाले केसों में भी पेश होते रहे, जो जरदारी 11 साल जेल में रहे, उसके खामद भी जेल में रहे, उनके वालिद भी यानी, जिनको पंजाब के अंदर मनशियात के केसों में ला के बंद भी किया गया जेलों में, इनकी ज़बानें भी काटी गई, लेकिन बेनज़ीर अपने बच्चों के साथ जेलों में भी जाती रही। नुसरत भुट्टो, जिनके खून वो कहते हैं, वो जिस तरह उनको ऑब्सेंसिया मिला है कि जो उनकी हालत है, वो भी मामला देखा। ये मुझे तो शक होने लगा कि ये वो भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी, ये भुट्टो क्या कर दिया उन्होंने? क्यों? वो कानून और आइन को नहीं मानते। उनका मैं क्या है रूल ऑफ लॉ, जिनके जंग लड़ी, जिनके बारे में मिसालें देते हैं। मैं कहता हूं इनसे तो जरदारी अच्छा था, 11 साल जेल काट लिया। मामला क्या है? ये इदारों के लिए शर्मनाक 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 अफसोसनाक मकाम है कि आज एक बंदा, उसका जुर्म यह नहीं है कि उसने कुछ सियासी तकरीर की है, कुछ 27 दिसंबर की तकरीर के हवाले से उसको नायब ने नहीं बुलाया, कुछ सिंध के अंदर नहीं है, कुछ सियासी स्पीच नहीं है। मामला कितने अरबों का, सुन ले छोटा सा मुखसर, 24 फेक अकाउंट्स, ये फिर जेवी उपल जो 20 पर नाम ही 225 है, ज्वाइंट वेंचर है जरदारी ग्रुप, फिर उसके बाद 24 को जो बुलाया। अब ये हुआ क्या कि आपने दिखाया ना कि वो छोटे थे। ये जरदारी ग्रुप लिमिटेड जो है, उनके इनिशिएटेड जो रेफर्ड जो हुआ है, इनको टैक्स रिकॉर्ड ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट ऑफ जरदारी ग्रुप लिमिटेड, ये मैं डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ छोटे से शॉर्टली। अच्छा, वाज इनिशिएटेड ऑन अक्टूबर 15, 2011 इन सेम शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ये नैब का रिकॉर्ड में पढ़ रहा हूँ, कोट एंड कोट शॉर्टली। बोथ ऑफ देम have a stake of 25% each in the 25% in the company. Billion of rupees were transferred to the company's account via fake bank accounts. The company took out loans of billion of rupees from the banks earlier December. Now नेशनल अकाउंटेबिलिटी जो ब्यूरो है उसने 8 इसी वाले से रेफरेंस भी फेक बैंक अकाउंट्स के वाले से कोर्ट में रेफरेंस दायर कर चुके हैं, और फिर लॉ रेफरेंस वाज लॉज अगेंस्ट नैब ने जो किया embezzlement in the Sindh Bank funds of worth billions. More than 20 accused including Bilal Sheikh, Tariq Hassan and others have been named in the, मैं exact पढ़ रहा हूँ कोड, shortly brief NAB का रिकॉर्ड, रेफरेंस ओवर एक्विजिशन ऑफ अवार्डिंग, ताकि गलत ना की एक्विजिशन ना हो जाए, लोन ऑफ वर्थ 29 billion to the Omni Group. According to the reference, 25 billion out of 29 billion still have to be repaid. लोन ऑफ रुपीज, क्योंकि सिंध में हुकूमत इनकी, मरकज में इनकी, अनमर्जीद बैंकिंग सेक्टर, और लोन ऑफ रुपीज 1.18 बिलियन वाज ग्रांटेड टू ओमनी ग्रुप वाया फेक कंपनीज, वाइल 1.84 द एंटी-ग्राफ्ट वॉचडॉग इज कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन इन pursuance of the Supreme Court verdict in the fake account case, wherein it forward to the joint investigation former President Asif Ali Zardari, Bilawal, his aunt Faryal Talpur, former Sindh Chief Minister Qaim Ali Shah, Provincial Minister जो अनवर सियाल, others are among as many as 172 accused in the fake bank accounts case. सारा एक चक्कर उनकी भी हो जाएगी, उनकी भी हो जाएगी, बाकियों से जो पैसे निकाले हैं वो इनसे भी निकाल लिए जाएंगे। ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं और भारत में जो जुल्म और सितम ढाया जा रहा है मुसलमानों पर, उसकी भी बात करेंगे। अब पता चला भारत में इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज तारीख में नहीं देखे गए। पूरे भारत में एहतजाज हो रहे हैं और जो
सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया गया जिसमें खदशात हैं कि दूसरे मुल्कों से जो गैर मुस्लिम है उनको तो लाकर बात किया जाएगा, लेकिन मुसलमानों को नहीं। ना सिर्फ ये बल्कि रजिस्ट्रेशन का अमल पूरे भारत में फैलाया जाएगा जिसमें मुसलमानों से शहरियत छीन ली जाएगी। इस पर अब सब एहतजाज कर रहे हैं। मुसलमान तो एहतजाज कर ही रहे हैं, लेकिन दीगर कौमें इसलिए एहतजाज कर रही हैं कि बाहर से क्यों लोगों को लाकर बसाया जाएगा। हम में इतनी गुर्बत बेरोजगारी है, अब तक तकरीबन 50 के करीब अफराद बताया जा रहा है कि इसमें हलाक हो चुके हैं और 2000 के करीब गिरफ्तार हुए हैं और कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है कई रियासतों में भारत की, लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला थम नहीं रहा। और अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज इसको कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी की हुकूमत के लिए। तो ये बाबर डोगर साहब वो बातें जो इमरान खान साहब कहते थे, लगता है कि वो ऐसे लग रहा है सच हो रही है कि वो इंतहा पसंदी और नफरत की जो सियासत थी वो अंदर से ही अब भारत को खाने लग गई है। सर, इंडिया में मोदी सरकार एक साजिश के तहत इसको एक हिंदू मुल्क बनाने की साजिश कर रही है। ये जो सेकुलरिज्म का जो एक ढोंग था ना, वो अब खत्म हो गया है। अब मोदी सरकार ये जो नया कानून आया है, अब उसमें पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से जो माइनॉरिटीज हैं उनको ला कर इंडिया में बसाया जाएगा। जो मुसलमान है, इसका सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है वो मुसलमान है। मुसलमान जो है उनको बेदखल किया जाएगा, उनकी नेशनैलिटी खत्म की जाएगी। मुसलमानों से पूछा जाएगा साबित करोगे तुम हिंदुस्तानी हो, डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। उनकी शहरियत कैंसिल की जाएगी, हीरे बहानों से उनको वहां से निकाला जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर अल्टीमेटली आप देखिएगा ये सेकुलर इंडिया जो है, ये आप देखेंगे इसी मोदी सरकार में सेकुलर इंडिया भी अमेंडमेंट की जाएगी और सेकुलर नहीं रहेगा। ये प्योरली एक हिंदू स्टेट जो है, ये ख्वाब है इस मोदी सरकार का। ये एक ख्वाब है हिंदुता जो तहरीक है उसका, कि हिंदुस्तान को हिंदू मुल्क बनाना है और ये एक स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया जाएगा कि दुनिया की वास्ट स्टेट जो कि हिंदू स्टेट है, सेकुलर स्टेट नहीं होगी। ये एक ख्वाब है, ये एक ड्रीम है। अब उसके खिलाफ पूरे इंडिया में आग लग गई है, एहतजाज हो रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, वहाँ की सिविल सोसाइटी बाहर निकल रही है, अदाकार बाहर निकल रहे हैं, दानिश्वर बाहर निकल रहे हैं, जिनको ये कतई मंजूर नहीं है कि हिंदुस्तान जो है जिसपे एक सेकुलर छाप थी उसके छाप को खत्म किया जा रहा है। लेकिन आप एक तरफ देखें कि उनको मारा जा रहा है, दूसरी तरफ फोकस तब्दील करने के लिए उनका विपिन रावत ये कह रहा है कि जनाब बॉर्डर पर सिचुएशन जो है उसमें एस्केलेशन आएगी और अब इंडिया ये चाह रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ लड़ाई करे, कोई एंगेज करे, कि ताकि दुनिया का फोकस जो है, जो सारी दुनिया ये तमाशा हिंदुस्तान के अंदर देख रही है, उसका फोकस चेंज करके इंडिया पाकिस्तान लड़ाई में इसको फोकस को तब्दील किया जाए। लेकिन उसामा साहब, हमारी तो फौज जो है वो चाको चौबंद है, वो तो तैयार है पूरी तरह से, लेकिन इस आग में इंडिया जलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस आग में इंडिया और टूटेगा, इंडिया के अंदर और पाकिस्तान बनेंगे। आप देखिएगा कई जो है आज़ादी की तहरीकें उठेंगी, असम में जो है आज़ादी की तहरीक मजीद मजबूत होगी, खालिस्तान की तहरीक मजबूत होगी। आप देखते जाएं आगे, ये इंडिया हिंदू स्टेट बनने नहीं जा रहा, ये इंडिया टूटने जा रहा है और ये इसके टूटने का आगाज हो चुका है। अब जिस मुल्क में उसकी माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है वो मुल्क सेफ नहीं रह सकता। ये सब इंसानी हकूक़ की तंजीमें आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन मैंने वो वीडियोस देखी हैं कि जहाँ जहाँ मुसलमानों के इलाके हैं वो लिबास से भी पहचाने जाते हैं कि सर पे टोपियाँ पहनी हुई हैं उनका लिबास, तो वहां पर तो उनको मारा जा रहा है, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, पुलिस वाले घरों में घुस घुस कर मार रहे हैं और लोगों को जबरदस्ती ले जा रहे हैं, मुसलमानों को ले जाया जा रहा है। अभी तो ये हो रहा है, पता नहीं वो जो आप कह रहे हैं एहतजाज अपनी जगह, लेकिन अभी तो उनकी उस तरह से आवाज आने नहीं दी जा रही बाहर। मीडिया में तो खरल साहब ब्लैकआउट है, वो सब चीजें नहीं दिखा रहे और मोदी सरकार ने मना कर दिया मीडिया को। बताएं जो अभी आपने सारी एक नैरेटिव मोदी का बताया, कर्फ्यू और लॉकडाउन में मकबूजा कश्मीर में कितने 1.5-2 माह हो गए हैं, तकरीबन ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए, तकरीबन 5 माह। लॉकडाउन के बावजूद हमने तो कुछ नहीं गए, कोई दारंदाजी नहीं की। तो एक दिन आपने पूरे मकबूजा कश्मीर में मेजोरिटी इलाकों में अचानक से DGISPR के बैनर भी देख लिए। डूब मरने का मकाम है, यानी हमने सिर्फ टीजर दिया है, कहीं गए नहीं हम उधर से। यानी हर जगह पे हर दूसरा बंदा मोबाइल वतन पाकिस्तानी है। उन्होंने बताया कि हम आर्मी चीफ हैं, आई एम द आर्मी चीफ, आई एम पाकिस्तान। एक तो लॉकडाउन के बावजूद, यानी एक टीजर दिया और चल गए, नंबर 1। दूसरा, मोदी ने दावा किया था
कि वहां पे हम बसाएंगे, जाके बिजनेस वालों को ले जाएंगे, हिंदुओं को ले जाएंगे, एक बंदा ले जा सके। आप तो वहां पे क्या चले गए? टाइम खत्म हो गया कर्नल साहब। तो होते हुए इंडिया को तबाह करने के लिए मेरा सबसे बड़ा खुद के मुबारक खुद ही है। चले, यही सारी दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि ये अब एक हिंदू स्टेट बनने जा रहा है और उसकी वजह से भारत के टुकड़े हो जाएंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।